वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे और अंतिम रूप दे रहे होंगे। उसी में एक अपना युक्ति आईएएस का एक अगला प्रयास आप लोगों के लिए है। 31 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन अभिभाषण दिया जाता है। बजट जो आया उससे पूर्व दिया जाता है। उसी से संबंधित अभिभाषण आप लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभिभाषण आप लोगों को किसी न किसी रूप से आपके जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले 1 वर्ष उसमें उनके टर्म जो यूज़ किए जाते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, या इंटरव्यू व्यू से, मेंस के व्यू से आप लोगों को इस पर ज़रूर एक बार नज़र रखनी चाहिए। तो उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उस पर आपको 2-3 वीडियो इस पर और बनाऊंगा मैं, जिसमें आप लोगों को आर्थिक समीक्षा जो आया भारत सरकार का उस पर मैं एक वीडियो आप लोगों को जो की पॉइंट होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बजट जो प्रस्तुत किया गया उसके संबंध में भी आप लोगों को की पॉइंट जो होगा उस पर बात की जाएगी, परिचर्चा की जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होंगे उस पर मैं बात कर लूँगा। उससे पहले हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को क्या मिल रहा है, क्या उपलब्ध है, उससे देख लीजिए एक नज़र। तो युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ है, ऑल इंडिया ओवर टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, वो यूपीएससी पीसीएस का हो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का, पीटी या मेंस का वो उपलब्ध होगा। साथ ही साथ ऑल जो गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, एयरफोर्स इत्यादि जितने भी कम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम है उसके सारे टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मॉड्यूल में उपलब्ध है, जिसका फी 399 ओनली है, जिसमें 2000 आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल का। इंडिया का सबसे लोएस्ट फी रखा गया है 2000 टेस्ट सीरीज के साथ। यह बहुत ही बेहतर प्रयास किया गया युक्ति आईएएस के द्वारा। ये समय समय और रीच होता जा रहा है टीम। तो युक्ति आईएएस के द्वारा जो यूपीएससी प्लस बीपीएससी और जो पीसीएस का मॉड्यूल चल रहा है वो टेस्ट सीरीज चल रहा है। यूपीएससी प्लस बीपीएससी का नेक्स्ट होगा जेपीएससी। इन सारे जो सेगमेंट स्टेट पीसीएस है उस पर चलाए जाएंगे। हमसे जुड़ने का माध्यम है, सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल से आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस का। तो इस प्रकार का लोगो आप लोगों को मिलेगा। इस लोगो को देखिए और डाउनलोड कर लीजिए युक्ति आईएएस को, और जो भी सुविधाएं दी जा रही है वहाँ पर प्राप्त होगा। नहीं तो उसके बाद वेबसाइट आप यूज़ करते हैं www.yuktiias.in, वहाँ से भी हमें देख सकते हैं। जो भी चीज़ें दी जा रही है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस बार स्कैनर को गूगल पर जाइए, स्कैनर पर, वहाँ से बार कोड को स्कैन कीजिए, आप हमें वहाँ पाइएगा। इसके अतिरिक्त आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं। ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, और जो भी चीज़ें दी गई हैं सभी लिंक आप वहाँ उपलब्ध है। वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। कोई भी कांटेक्ट, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम को रिलेटेड, लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल, अपना कोचिंग इस टैग लाइन के साथ युक्ति आईएएस आप लोगों के सामने आया है। तो जल्दी ही अपना मोबाइल को अपनी क्लास बनाइए, कोचिंग बनाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 67th जो बीपीएससी है, जिसका आज ही पीटी का डेट क्लियर हो गया है, जो आपको नेक्स्ट 30 अप्रैल को एग्ज़ाम लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। उससे पहले जो जीएस का जो मॉड्यूल चल रहा है आज से स्टार्ट हो गया, बहुत से अभ्यर्थियों ने शामिल हुए हैं इसमें। तो आप लोग भी शामिल हुए, जो अब तक नहीं हुए इनरोल कराइए अपने नंबर को। तो GS1 GS2 में 100 प्रश्न होंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं। और इसका मात्र फ़ी आपको 1500 है, जिसका कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, या फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना होगा। 67 बीपीएससी का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं 67 बीपीएससी के संबंध में। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो अभिभाषण रहा, मुख्य बिंदु उसकी। यह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो दोनों अभ्यर्थी इसको देख सकते हैं। हालांकि मैं हिंदी को ही डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि यह चीज़ें आगे लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आप लोग इसका पीडीएफ देख लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, टेलीग्राम से ऐड हो जाए, वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाता है। और इसे इम्पॉर्टेंट वेबसाइट या ऐप के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपको इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग अपलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए, क्या है, भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष, अमृत वर्ष मना रहा है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं यह कार्यक्रम चल रहा है, इस पर बार बार हम लोग चर्चा करते हैं। किसी न किसी रूप से 75वां
अमृत वर्ष, स्वतंत्रता की आज़ादी का 75वां वर्ष है, तो उसको अमृत वर्ष महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रत्येक भारतवासी यह संकल्प शक्ति और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करता है। यह नेक्स्ट है आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण में। जब भी मैं यहाँ पर सरकार बात करूँगा तो राष्ट्रपति के मेरी सरकार से संबंधिएगा, क्योंकि जब भी अभिभाषण में आते हैं राष्ट्रपति हमारा प्रधान होता है राष्ट्र का, तो वो सरकार को अपनी मेरी सरकार के संदर्भ उसके अधीनस्थ होकर ही सारे कार्यपालिका कार्य करती है। तो इस संदर्भ में आप बात समझिएगा। तो चलिए नेक्स्ट है, आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश के विकास के अपना योगदान देने सभी मानवों को मैं श्रद्धा पूर्व स्मरण करता हूँ। राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कहा गया। तो जितने भी इस वर्ष में जिनके जयंती थे उनको सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से पीटी के प्रश्न उभर कर सामने आएंगे। तो उनमें कुछ का नाम उनके द्वारा लिया गया, जैसे तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष था, उनका नाम लिया गया। तो इनके बारे में जितना है आप लोग पीटी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर जो है अरविंदो जिनको बोला जाता था, उनकी 150वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार आप लोग पीटी में इनका सारा जो भी पॉइंट है आप लोग देख लेना है इस पॉइंट को। यह अभिभाषण में आप लोगों को की पॉइंट जरूर मिल जाएगा कि आने वाले जो पीटी एग्जाम में उसमें कौन कौन से की पॉइंट आप लोग वहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग इसको कवर कर लेना है। और जब युक्ति आईएएस आप लोग को करवाएगा ही, पर आप लोग को भी करते रहना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीओ चित्रम्बम पिल्लई का 150वां जयंती है। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। तो पीटी में आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है किनका 150वां जयंती था, किनका 400वां प्रकाश वर्ष है, किनका 125वां जन्म दिवस है। साथ ही में आपको यहाँ याद एक बात करनी चाहिए, यहाँ पर प्रश्न भारत सरकार ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी के जयंती 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत कर दी है। अब गणतंत्र दिवस का जो समारोह होगा वो 23 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें 23 जनवरी से ही आपको सुभाष चंद्र के जी का जो जयंती है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या था, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता था और इस पर जो राष्ट्रपति जो गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है उसको करते थे। तो अब कार्यक्रम 23 जनवरी से प्रारंभ होगा, जिनका झंडा तोलन 26 जनवरी को किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अतीत के याद रखना, इसे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न देखिए मेंस में यहाँ से आपको जो भी एससी होगा वहाँ से यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। अतीत को याद रखना तथा उसे सीख लेना हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हो सकता है यूपीएससी या किसी भी पीसीएस में आपको यहाँ से मेंस में आपको इंटरव्यू पूछे जाएंगे, वहाँ से प्रश्न आपको बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे पतला कर दूँ। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको साहिबजादों के बलिदान के स्मृति दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा की गई है। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है वीर बाल दिवस किस दिन से मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को। तो यहाँ से प्रश्न पीटी के रूप में आपको पूछा जा सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसे कलर कर दिया है कि आगे आपको जब पीपीटी इसका प्राप्त हो पीडीएफ, तो आप लोग आसानी से उसको कवर कर सके, देख सके। 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता इसी साल घोषणा हुई है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी चर्चा की गई है। झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, श्रद्धा स्वरूप उनके जन्म दिवस को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। तो यहाँ से 3 दिवस का आपको याद रखना है। 3 दिवस आप लोग यहाँ से प्रश्न में पूछेगा। एक वीर बाल दिवस किनके बलिदान के लिए 26 दिसंबर को, 14 अगस्त को विभाजन दिवस, क्योंकि इस विभाजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस कब, आपको 15 नवंबर, किनके याद में, बिरसा मुंडा के याद में। नेक्स्ट देखिए, चलिए सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में भी है। तो आप लोग कृपया कर अब पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप या तो वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो सिंपल वे में टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इसी आज़ादी अमृत वर्षों में
भारतीयों के लिए अपने अगले 25 वर्षों संकल्पों को आकार देने का पवित्र अवसर प्राप्त हुआ है, इनके राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है। तो उन पॉइंट को देखना है किस रूप से। तो भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक नया शब्द लाई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आने वाले समय में आपके लिए उपयोगी होगा। क्या है वो शब्द? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो यह जब 14 में आई थी तो क्या था? सबका साथ, सबका विकास। 19 में आई तो सबका विश्वास ऐड हुआ और इस बार सबका प्रयास हो गया है। तो नया टैगलाइन आप लोग याद रखिएगा सरकार का ये क्या है। तो अगले 25 वर्ष के लिए इसी प्रकार सरकार का प्रयास रहेगा इस रूप से कार्य करने का। चलिए नेक्स्ट है, इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प और सर्वसमावेशी, सर्वहितैषी और सशक्त भारत के निर्माण में देश की आत्मनिर्भरता के संबंध में चर्चा की गई है। तो ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों मेंस में आप लोग को ये सब शब्द देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब शब्द जब आए इंटरव्यू में भी आपसे ये सब शब्दों को दोहराया जा सकता है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में ऐसे शब्द का परिचय किया गया था, क्योंकि उस समय जब दिसंबर मेरा इंटरव्यू चल रहा था, उस समय जनवरी का जो पिछला जनवरी का था, जो आने वाला जनवरी था, उसके संबंध में चर्चा की गई थी। तो कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों देशवासियों अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, इसके संबंध में कुछ बातें की गई हैं। तो क्या है वो सब देख लेते। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिलेंगे। तो PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संबंध में विशेष चर्चा की गई है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। तो क्या है, भारत में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों के टीके की एक डोज मिल चुकी है। तो कितना? 90%। और नेक्स्ट 70% लोगों को दोनों डोज प्राप्त हो चुका है। तो यह आंकड़ा दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा यह अभिभाषण में। तो यह आंकड़ा आप लोगों को मान्य होगा, सभी जगह आप लोग इसे पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हर घर दस्तक अभियान। तो एक नया अभियान आप लोग देखिए, हर घर दस्तक अभियान माध्यम से सरकार शेष लोगों को यह पहुँच बना रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि हर घर हर दस्तक अभियान किस प्रोग्राम से संबंधित है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविड वैक्सीनेशन, ना कि और भी वैक्सीनेशन। बहुत सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो वो सभी के लिए नहीं है, केवल वैक्सीनेशन कोविड के लिए है। तो हर घर दस्तक अभियान आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जनवरी माह में ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम 15 से 18 वर्ष। तो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी, वयस्क को भी टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, आपको साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स और बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रोकोनेटरी डोज आपको स्टार्ट किया गया है। तो इसके लिए किन के लिए किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार का डोज किन के लिए है। तो फ्रंट लाइनर्स और वर्कर्स हैं जो फर्स्ट स्टेज पर कार्य करते हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मी हुए, तो ये आपको उनके लिए, और बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्रोग्राम डोज चलाया जा रहा है। बूस्टर के रूप में इसे नाम दिया गया है, बूस्टर के रूप में जानते हैं। अब तक भारत में 8 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। तो पहले कितना था? 3 से 4 हुआ, 4 से 8 अब प्राप्त हो गया है। तो 8 वैक्सीन का इमरजेंसी अच्छी आपातकालीन स्थिति में आप यूज कर सकते हैं। भारत में बनी 3 वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आपात स्थिति में उपयोग की मंजूरी भी मिली है। तो इसमें 3 भारत की है। तो आपको ध्यान रखना है भारत की कौन कौन है। तो यहाँ पर मैं नोट में कर दिया हूँ, यह अभिभाषण में नहीं लिखा गया है, बस अभिभाषण में आपको 3 वैक्सीन का नाम दिया गया था। जो 8 वैक्सीन का बात यहाँ की जा रही है उसे मैंने ऐड कर दिया, उसे देख लीजिए एक नज़र, क्योंकि ज़रूरी है। सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनी कोविशील्ड जान रहे हैं, एक वैक्सीन हो गया। दूसरा वैक्सीन हो गया भारत बायोटेक कोवैक्सीन हो गया दूसरा वैक्सीन। तीसरा हो गया रूस की स्पुतनिक 5 जो एक अंतरिक्ष यान था उसके नाम पर दिया गया था। मॉडर्ना, फिर जाइकोव डी, इसको याद रखिएगा, जाइकोव डी के नाम से इसे दिया गया। जॉनसन एंड जॉनसन को, कॉर्बैक्स को और कोवैक्स, नाम थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। दो नाम यहाँ देख लीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना, आपातकालीन मंजूरी दी गई है। कौन कौन? पहला बायोटेक वैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, मॉडर्ना, जाइकोव, जॉनसन एंड जॉनसन, कॉर्बैक्स और कोवैक्स। तो
तो इस प्रकार के जो कोविड वैक्सीन सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ भी प्राप्त होंगे। तो इससे प्राप्त करने के लिए इंग्लिश मीडियम वाले जितने स्टूडेंट हैं सारे लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाइए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के संबंध में कुछ बातें की गई है। भारत सरकार द्वारा 64,000 करोड़, कितना करोड़, 64,000 करोड़ की लागत शुरुआत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल भारत के वर्तमान स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि आने वाले संकटों के लिए देश में तैयार किया है। तो यहाँ पर PTO पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कितने हज़ार करोड़ का, 64,000 करोड़ का है। तो आपको मेंस में आप लोग यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के संबंध में कुछ आप लोगों को प्रश्न साइंस एंड टेक के पोर्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं, या जब भी आप प्रश्न लिखते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे तो इन सब आंकड़ों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड गरीबों की मदद मिली है। इसके संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया गया है। सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कीमती दवा पर उपलब्ध कराई गई कम कीमतों पर। तो जेनरिक दवा की बात की गई है, 8,000 औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र में जहां जेनरिक दवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो इस पर सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवा उठाए जाने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक बड़ा कदम है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, इसके संबंध में आप लोग विशेष चर्चा परिचर्चा कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को कोरोना काल के दौरान कोरोना काल में भारतीय फार्मा सेक्टर में अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। आप जान ही रहे हैं 3 वैक्सीन का आप लोगों का प्रयोग किए हैं, इसमें और भी आंकड़े हैं, देख लेते हैं। वर्तमान समय भारतीय फार्मा कंपनी उत्पाद 180 से ज़्यादा देशों में पहुंच रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा भारत का यह भारत सरकार की उपलब्धि है, भारत के फार्मा सेक्टर की उपलब्धि है कि 180 देशों को। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने रजिस्टर्ड देश हैं विश्व में और कितने विश्व में कुल देशों की संख्या भी है। तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसमें से 180 देशों में भारत की किसी न किसी रूप में फार्मा सेक्टर की पहुंच स्थापित है। फार्मा इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित PLI योजना स्कीम आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ये स्कीम अभी आपको अगले 5 साल तक आप लोगों को चर्चा में बनी रहेगी, क्योंकि इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य किया जा रहा है। तो PLI स्कीम जरूर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप योग, आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रियता प्राप्त लगातार बढ़ी है। तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे आप लोगों को, कहाँ से, योग, आयुर्वेद और पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। डाटा यहाँ देख लेते हैं। वर्ष 2014 से देश में 6,600 करोड़ रुपये की लागत से आयुष उत्पादों का निर्यात होता था वर्ष 2014 में, जो बढ़कर आज वर्तमान अर्थात जो 31 दिसंबर तक का आंकड़ा मानकर चलिए से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। तो कितना उपलब्धि बढ़ा है तो उसको देख लीजिए, दुगुना से अधिक है, लगभग दुगुना का आसपास है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे पहले WHO ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल, 2 बार ट्रेडिशनल हो गया है, थोड़ा सा एक काट दीजिएगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भारत में होने जा रही है। तो यह एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें भारत में ही WHO का ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको स्थापित किया जाएगा, जहां पर आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये प्रोग्राम कहाँ होगा, या भारत में ही स्थापित की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में है, तो आप लोग इंग्लिश के लिए PDF थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश लंबा हो जाएगा, फिर करेंगे इसको एक्सप्लेनेशन तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सारे यूज़ कीजिए ताकि और भी बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। बहुत सा प्लान आप लोगों के लिए करके आया युक्ति IAS, तो कोऑपरेट कीजिए। धीरे धीरे हम लोग वो मुकाम पाएंगे जो अभी तक शायद कोई नहीं सोचा होगा इस एजुकेशन फील्ड में। तो आप लोग कोऑपरेट शुरुआत में कीजिए, हमें उस स्तर तक पहुंचाने में जो जहां हम लोग कुछ कर सके। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है योजना, क्योंकि यहाँ पर
बहुत से अभ्यर्थियों का इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के ही प्रश्न इंटरव्यू में, मेंस में आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग, स्टूडेंट, अभ्यर्थी जो होते हैं मिसगाइड होते रहते हैं। प्रश्न कहाँ से आते हैं? प्रश्न बाहर से नहीं होते हैं, प्रश्न आपको इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे, आपको बजट से आएगा। अभिभाषण किसी प्रकार का है तो बिहार का अभिभाषण आया राज्यपाल का, वहाँ से प्रश्न इंटरव्यू में देखने को मिलेगा, या तत्कालिक रूप से जो चर्चा में रहा वो शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिए ये सब चीज़ें। क्यों मैं इस पर फोकस करता हूँ इन सब चीज़ों पर, तो अभी आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। प्रत्येक माह मुफ्त राशन देने की व्यवस्था इस परियोजना में है। तो कि ये परियोजना को आप लोग अगले 5 साल तक याद रखिए। ये परियोजना आपको चर्चा में बनी रहेगी, तो अगले 1-2 साल तक आप लोग तो ज़रूर याद रखिएगा इसको, जब तक आप लोग क्रैक ना हो जाए एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट है 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों के खाद्यान्न वितरित करने के लिए 2,60,000 करोड़ खर्च किया गया भारत सरकार। इसमें जो विश्व का आज वर्तमान में बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। इससे पहले क्या था? फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हम लोग का खाद्य परियोजना जो चलती थी डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी कह रहा हूँ मैं, पीडीएस के माध्यम से जो खाद्य परियोजना चली जा रही थी, वो सबसे बड़ा विश्व का प्रोग्राम हुआ करता था। अब क्या हो गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वो हालांकि पीडीएस परियोजना के तहत ही दिया जा रहा है, पर ये इसके नाम से ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ भारत सरकार इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। यह 3 बार डेट इसका बढ़ा है, तो वो डेट जरूर याद रखिएगा कब कब बढ़ा है। तो वर्तमान में मार्च 2022 तक यह, क्योंकि कोविड का फिर प्रकोप आया है तो वो उसका असर दिख रहा है। तो इसके संबंध में मार्च 2022 तक यह फूड प्रोग्राम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कोरोना काल में ही गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यह भी 1 से 2 वर्ष तक चर्चा में रहेगा। तो इससे संबंधित जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट है, की पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको आगामी पीटी के परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो चलिए नेक्स्ट है, देख लेते हैं क्या है यह योजना देश के रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए सहायक सिद्ध हुआ है। इस योजना के तहत अब तक कितना लाख करोड़? 28 लाख रेहड़ी पटरी वाले लोग, जो फेरी वाले लोग होते हैं, उनको लगभग 2900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, वितरित किया गया है। तो यह प्रश्न आपको यहाँ से पीटी में पूछा जा सकता है, इससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है श्रमिकों के हितों की रक्षा करने सरकार ई श्रम पोर्टल लॉन्च शुरू किया, जिसमें अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। तो यह पोर्टल क्या है, किस रूप से काम करती है या किन उद्देश्यों को पूर्ति करती है, इससे संबंधित सारे की पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जन आधार मोबाइल आधारित जेम ट्रिनिटी ने सरकार की जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा, उसके प्रभाव को हम लगातार देख रहे हैं। तो जेम ट्रिनिटी क्या है आप लोग देख लीजिएगा, जेम को जरूर देखिएगा। यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन आगामी आने वाले कोई भी किसी भी एग्जाम आप लोग को देना, वो क्या बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे, वहाँ पर आपको यहाँ प्रश्न यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट है 44 करोड़ कि अधिक गरीब देशवासी बैंकिंग सिस्टम जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को कैश ट्रांसफर, डीबीटी आपको प्रोग्राम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, उसका लाभ प्राप्त हुआ लगभग 44 करोड़ गरीब देशवासियों को। हालांकि ये सब आंकड़ा बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में 44 करोड़ ऐसे लोग हैं जिसमें गरीबी रेखा के आसपास हैं। तो ये सब आंकड़े हैं, आंकड़ों का खेल है, फिर भी हमें आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कितने आंकड़े किस सेक्टर में किस रूप से कार्य कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ते प्रसार के यूपीआई प्लेटफॉर्म एक सफलता के लिए सरकार के लिए विजन का प्रशंसा का पात्र है, राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है। तो यूपीआई प्लेटफॉर्म के संबंध में जितनी भी की पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा। आने वाले जो भी एग्जाम यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपी हो, बीपीएससी हो, तो वहाँ पर यूपीआई से संबंधित प्लेटफॉर्म से संबंधित प्रश्न होंगे। और ईपीआई के संबंध में आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ दिसंबर 2021 तक देश में 8 लाख करोड़ से ज़्यादा लेन देन यूपीआई के माध्यम से किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान जो भी सरकार, अभी तक जितनी भी सरकारें हैं, उनके द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि इस सेक्टर के यूपीआई कॉन्सेप्ट के आने के बाद अमेरिका का फेडरल बैंक जो है, उसने अपने सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि
भारत के यूपीआई सिस्टम जो है उसके आधार पर अपना कोई यूपीआई सिस्टम आप यूनिक नंबर डेवलप कीजिए, नहीं तो भारत इस पर वर्चस्व कायम कर लेगा डिजिटल पेमेंट में। क्योंकि अभी तक यह कॉन्सेप्ट है कि कोई भी ट्रांसफ़र आप करते हैं उसमें कमीशन थर्ड पार्टी के द्वारा लिया जाता है। मान लीजिए हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का, तो उस पर कमीशन का अमाउंट फिक्स होता है, जिसमें आपको वीज़ा या विभिन्न प्रकार के एजेंसियां उनके द्वारा, अमेरिकी एजेंसियां, बाहर की एजेंसियां, भारत के बाहर की एजेंसियां हैं, उनके द्वारा कमीशन लिया जाता है। पर भारत का यूपीआई सिस्टम पूर्ण रूप में फ्री कॉस्ट ऑफ पर कार्य करती है और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करती है। एक कोड से ही सारे लोग स्कैन करके किसी भी बैंक से जुड़े हो कि उसके यूपीआई से यूज़ कर सकते हैं। तो यह भारत का क्रांतिकारी प्रयास किया गया है बैंकिंग सेक्टर में, जो वर्ल्ड पर अपना एक अमिट छाप छोड़ रहा है। विश्व के जितने भी बैंक सिस्टम है ये भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने को, उस कॉन्सेप्ट को अपनाने को तैयार हैं और अमेरिकी फेडरल बैंक इस पर सख्त निर्देश जारी किया है अपने सरकार को। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम एक्सप्लेनेशन आपको है तो यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ प्राप्त कीजिए वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब सशक्तिकरण, गरीब सीमाओं को बढ़ाने के माध्यम से मानती है। पिछले वर्ष अनवरत प्रयासों प्रधानमंत्री आवास योजना अब तक 2 करोड़ से अधिक पक्के घरे यानी 2 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का घर प्राप्त हो गया है गरीब सशक्तिकरण के संबंध में। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विगत 3 वर्ष में जो है, गत 3 वर्ष में लगभग 1.5 लाख करोड़ की लागत से 1 करोड़ 70 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। कितने किए गए हैं? लगभग 1.5 लाख करोड़ से 1.70 लाख करोड़ घर स्वीकृत किए गए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत। नेक्स्ट है, हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू जल जीवन मिशन के लोग जीवन बड़ा बदलाव आया। इससे 6 करोड़ ग्रामीणों को घरों में पेयजल की व्यवस्था करने, जिससे सीधे महिलाओं को इससे लाभ प्राप्त हुआ है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में वृद्धि हुई, क्योंकि दूषित जल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे संबंधित चीज़ें आप लोग देखने को मिलेगी। अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों उनकी संपत्ति दस्तावेज देने की शुरू की गई। ग्रामीण स्वामित्व योजना एक असाधारण प्रयास है भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये बात कही गई है। इस प्रयास के तहत अब तक 27,000 गाँव में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। तो कितने दिए गए हैं? 40 लाख से अधिक की स्वामित्व योजना, जिसका भूमि आवंटन है, जिनका स्वामित्व कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, की पॉइंट क्या है? वैश्विक महामारी के बावजूद 2020-21 में हमारे किसानों 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ से अधिक बागवानी उत्पादों का पैदावार किया है। यह बहुत ही रिकॉर्ड उत्पाद है। तो इसके संबंध में आप लोग देखिए क्या यहाँ पर डाटा आप लोग प्राप्त होता है। तो 30 करोड़ क्या है? खाद्यान्न और 33 करोड़ आपको बागवानी, इसके संबंध में डाटा दिया गया है। नेक्स्ट है, आपको रबी फसलों के दौरान 443 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिससे जब 50 लाख टन किसानों को सीधा फायदा हुआ है। नेक्स्ट है, खरीफ फसलों में के रिकॉर्ड लगभग 900 लाख टन मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख लोगों किसानों को फायदा हुआ है। तो यहाँ आंकड़ों का देखिए, थोड़ा सा आंकड़ों का खेल थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। आंकड़े आप लोगों को किस रूप से भ्रमित कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ लाख कर दिया है, उधर करोड़ में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सरकार के प्रयासों देश के कृषि निर्यात पर रिकॉर्ड स्तर बढ़ा, जिसमें 2020-21 में कृषि निर्यात लगभग 25% से अधिक वृद्धि हुई। तो ध्यान रखिएगा 20-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 25% की वृद्धि हुई है। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो यह रिकॉर्ड है, इसके लिए 3 लाख सरकार और हमारे किसान भाई इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं।
हार्टिकल्चर और शहद उत्पादन में किसानों का आमदनी नए स्रोत और बाजार उभरती हुई महत्वपूर्ण बिंदुएं यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं, जिसमें आप लोगों को शहद उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2020-21 में देश में शहद उत्पादन का 1,25,000 मीट्रिक टन तक पहुँच गया है। कितना टन पहुँच गया है यहाँ आंकड़ा में पूछ सकता है, जो वर्ष 2014-15 की तुलना में लगभग 55% से ज़्यादा और वर्ष 2014-15 की तुलना में शहद निर्यात मात्रा 102% की ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है शहद उत्पादन में। तो यहाँ से पीटी के रूप में आप लोग ध्यान रखिएगा। आप मेंस में कहीं भी साइंस एंड टेक या ऐसे खाद्यान्न फसलों में उत्पादन में लिख रहे कृषि से संबंधित प्रश्नों, तो ये सब डाटा आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, कोरोना काल में भारतीय रेल सब्जियों, फलों और दूध जैसी फसलों जल्दी खराब होने खाद्य फसलों के लिए 150 से अधिक मार्गों में लगभग 1900 से ज़्यादा किसान रेल चलाई गई है, जिसमें 6 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की गई है। रिकॉर्ड उत्पाद ढुलाई है रेलवे के द्वारा। तो कितने 1900 से ज़्यादा आपको कृषि रेल सेवाएं, आपको जो किसान रेल चल रहा है उसके लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब तक कितने, अब प्रथम कहाँ से चलाया गया है आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार के भूमि से ही आया है, कहाँ से आया है ये लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, कम से कम 3 तो आप लोग किसान रेल आप लोग को याद रखना चाहिए। 1, 2, 3 कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है आप लोग। फिर उसके बाद 50 याद रखिएगा, 100 याद रखिएगा, उसके बाद 200 याद रखिएगा, 500 याद रखिएगा, 1000 याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है इन सब चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लंबा वीडियो होगा क्योंकि आज ही ख़त्म कर देना अभी भाषण का, नहीं तो फिर कल नेक्स्ट हो जाएगा। आप लोगों को और भी शेड्यूल है, तो उस पर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके पढ़िए। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है, यही काफ़ी है, इतना कर लीजिए, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। कृषि क्षेत्र में देश में सतत सफलता बढ़ाने सबसे बड़ा श्रेय छोटे किसानों को। तो छोटे किसान के संबंध में जो भी सुविधाएं, जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, योजनाएं चलाई जा रही है, परियोजनाएं चलाई जा रही है, साथ ही इसकी समस्याएं, छोटे किसानों से संबंधित जो भी आप लोग को की पॉइंट मिलता है कहीं से भी आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। वो प्रश्न आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। देश के 80% किसान छोटे किसान हैं, जिनके हितों को सरकार हमेशा केंद्र में रखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, कितने प्रतिशत, 80%। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों परिवार 1,80,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। कितना करोड़ दिया किसान सम्मान निधि के तहत? अभी तक 11 करोड़ जनसंख्या को दिया जा चुका, किसानों को दिया जाए, जिसमें 1 लाख आपको। अब बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान अंतिम किस्त कब जारी किया गया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जरूरी है, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब तक 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपया आप लोगों को प्राप्त हो चुका फसल बीमा योजना के तहत। नहीं बदला, 1 लाख करोड़ राशि दी जा चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपए में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हजारों परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या तो मेंस में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू में शायद प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगर मूड रहा, उस इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनके बोर्ड का मूड रहेगा तो ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको हॉट प्रश्न होते हैं जो समसामयिक रूप से चर्चा में हमेशा रहता है। आपसे ये पूछा जाता है कृषि के विकास में आपको 5 परियोजनाओं का नाम फटाफट बताइए, तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। नेक्स्ट है मेरी सरकार। देखिए यहाँ पर अब यूज़ हो गया है, तो मेरी सरकार ने राष्ट्रपति की सरकार जो चल रही है उसके संदर्भ में बात की जाती है। 11,000 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम्स, आपको याद रखना, ये नई परियोजना शुरुआत की गई है। कितना? 11,000 करोड़ रुपये से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, अर्थात या इसे और भी नाम दिया जाए ऑयल पाल्म दिया गया, क्योंकि तेल की किल्लत, क्योंकि मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी है, क्योंकि खेती उत्पादन बंद किया गया था कुछ वर्षों के लिए। तो इसके संबंध में हाल के दिनों में खाद्य तेल है उसके मांग में वृद्धि, उसके दाम में वृद्धि हो गई, तो जिसके वजह से यह परियोजना चलाई जाएगी अब। तो ये आपको याद रखना आगामी कुछ वर्षों तक। नेक्स्ट है सरकार के ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो सिस्टम है उसके देश के विशेष प्रयास दिया गया है। तो ये सब टर्म जो है, ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, प्राकृतिक खेती क्या होती है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को की पॉइंट बना लेना, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा।
या मेंस में आप लोग ये सब शब्दों का यूज कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या मोटे अनाज के रूप में घोषित किया है, तो इसको भी याद आप लोग को रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को देश के किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओ, फूड्स इंडस्ट्री और जन सामान्य के साथ मिलकर व्यापक रूप से स्तर बनाने की योजना बनाई है। तो इससे संबंधित आगे बहुत से आप लोगों को कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। वर्षा जल संरक्षण के लिए गंभीरता से काम कर रही रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाया जा है। इस पर मैंने कई बार आप लोग वीडियो भी बनाया इस प्रोग्राम के लिए, विगत वर्षों से चल रहा है। इस पर प्रश्न भी कई बार मैंने कितनी बार आप लोगों से प्रश्न इस पर पूछा है करंट अफेयर्स के क्लासेस में, टेलीग्राम के टेस्ट में। तो देखिए यही सब आप प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजना अटल भूजल योजना याद रखिएगा, देश के 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता में विकसित हुई है। तो भूजल योजना की आप लोग को याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस रूप से काम कर रही है, क्या इसके बेनिफिट्स है। नदियों को आपस जोड़ने वाली योजना जो है उसमें 45,000 करोड़ रुपये से आपको केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति हाल ही में दी गई है, सभी लोग जान रहे हैं। यह तो इसके संबंध में आप लोग को डाटा याद रखना है। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, इंग्लिश में भी सेम चीज़ें हैं, तो पीडीएफ देखने के लिए आप लोग वहाँ पर यूज कीजिए। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकों की तरफ से 65,000 करोड़ रुपये की मदद दी गई है। किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप को, यानी अर्थात जो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप होती महिलाओं का जो ग्रुप होता है, तो उनको कितना दिया गया? 65,000 करोड़ रुपये राशि सहायता दी गई, जिसमें 14-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है। तो यहाँ डाटा देखिए, यहाँ पर प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार है, भारत सरकार की जो है प्रथम प्राथमिकता है, उच्च प्राथमिकता है। हालांकि इस बार आप लोग डाटा देखिएगा, जब जनगणना होगी उसके बाद महिला जो लिंगानुपात उसमें वृद्धि हुई है, तो सरकार का यह बेहतर प्रयास किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अपने मेंस राइटिंग में पुट करना है। मुद्रा योजना भारत से हमारे देश में माताओं और बहनों को उद्यमिता और कौशल में बढ़ावा मिला है। तो मुद्रा योजना किस रूप से कार्य कर रही है, क्या है ये योजना, आप लोगों को फिर से देख लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। स्कूलों में प्रवेश के लिए लाए गए बेटियों सकारात्मक उत्साहजनक वृद्धि हुई है। जनगणना में आप लोग को इसका स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा इस बार महिला सशक्तिकरण में। बेटे बेटी की समानता की दर्जा देते हुए सरकार ने महिलाओं को विवाह के लिए न्यूनतम आयु वर्ष 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष पुरुषों के लिए विधेयक मंजूर संसद में की है। हालांकि यह स्टैंडिंग कमेटी में भी गई है, जल्द ही इस पर कानून बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट है मुस्लिम महिलाओं के लिए केवल महरम के साथ, महरम एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके साथ हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को हटाया गया है। तो यहाँ भी समानता के अधिकार को बरकरार किया गया है। साथ ही 3 तलाक का जो कानूनन अपराध जो दिया गया है, वो भी इस पर चर्चा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्ष 2014 के पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थी छात्रवृत्तियाँ दी गई, जबकि मेरी सरकार के द्वारा वर्ष 14 से अब तक अर्थात इन वर्षों में ही 4.5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ की धनराशि वितरित की, छात्रवृत्ति प्रदान की गई। देखिए अल्पसंख्यकों के लिए सरकार किस रूप से कार्य की है। 14 से पूर्व कितने दिया गया? केवल 3 करोड़ आप लोगों को विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती थी, और 14 के बाद 4.5 करोड़ की धनराशि वितरित की गई, छात्रवृत्ति वितरित की गई है। बच्चों को सीधा इसका लाभ प्राप्त हुआ है। देश की बेटियों को सीखने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जेंडर इंक्लूजन फंड जनरेट किया गया, बनाया गया। तो यह किस रूप से कार्य करेगा, GIF किस रूप से कार्य करेगा, तो इस पर विशेष आप लोग नज़र बना लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न शायद मिल जाए। मौजूदा सभी 33 सैनिक स्कूलों में महिलाओं के प्रवेश देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या चाहे NDA जो है राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके महिला कैडेट को मंजूरी दीजिए, जिसका पहला बैच कब आएगा? जून 2022 आएगा। तो यह चर्चा में रहेगा जून 2022। तो यहाँ से प्रश्न यह जरूर बनेगा, अगला जो भी एग्जाम आगामी होने वाले हैं, तो वहाँ से आपको देख लेना है, सब की पॉइंट बना के रखना है।
नेक्स्ट है सरकार के निगमित निर्णय और प्रोत्साहन विभिन्न पुलिस बलों के महिलाओं पुलिस कर्मियों को 14 में मुकाबले दुगनी से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसमें बिहार सरकार बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है महिला पुलिस कर्मियों के संबंध में, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा महिला पुलिस बटालियन बिहार में ही अभी तत्काल में है जो कार्य कर रही है। नेक्स्ट है आप लोग को यहाँ पर आ जाइए। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर मिलेगा क्या है, आत्मनिर्भर भारत संकल्प और सामर्थ्य के आकार देने के लिए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इस पर विशेष चर्चा पिछले वीडियो में किया गया, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, तो इसको आप लोग देख लेना है। आप लोगों को यहाँ से प्रश्न आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। इस पर विशेष चर्चा की गई, आरटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये सब इसके संबंध में की गई थी, तो उसकी चर्चा कर दी गई है। नेक्स्ट है कोरोना की लड़ाई के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत हेल्थ केयर से जुड़े 6 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। तो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आप लोग को देख लेना है क्या है, यहाँ से प्रश्न आप लोग को शायद पूछ सकता है। आप लोग को यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, सरकार द्वारा जनजातीय युवाओं की शिक्षा से हर आदिवासी बहुल ब्लॉक तक एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल विस्तारित कर दिया गया है। वह प्रत्येक ब्लॉक जहां पर आदिवासी बहुल ब्लॉक होगा वहां पर एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। यह स्कूल लगभग 3.5 लाख जनजातीय युवाओं को सशक्त करेगी या बनाएगी। इसके संबंध में सरकार के द्वारा यह दावा किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों को दिव्यांग जनों के लिए भी बहुत से कार्य किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो इस पर चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट देखने को मिलता है। तो इस पर क्या है, हमारे सामूहिक जिम्मेवारी की बात की जाती है सरकार के द्वारा। फिर भारत अभियान, सुगम भारत अभियान हमारी राष्ट्रीय संवेदना का परिचायक है। दिव्यांग जनों के लिए आवश्यक बदलाव किया गया है। इसमें 25 लाख से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता उपलब्ध कराई गई है। फिर नेक्स्ट आप लोग 4000 सफल कॉकलियर इम्प्लांट किए गए हैं, अर्थात जो भी दिव्यांगों के लिए जो ट्रांसप्लांट होते हैं बॉडी ट्रांसप्लांट, उसके संबंध में आप लोगों को बात की गई है। यहाँ पर इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सरकार मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, जिस पर मैंने आप लोगों को वीडियो में टेस्ट में भी इस पर चर्चा किया, टेलीग्राम क्विज है वहाँ पर भी मैंने इस पर बार बार आप लोगों को इंगित किया, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न जरूर आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दिव्यांग युवाओं के लिए भविष्य में 10,000 शब्दों का इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी बनाई गई है। तो 10,000 शब्दों का, तो ये बहुत ही बेहतर प्रयास सरकार के द्वारा की गई है। इंडियन साइन लैंग्वेज दिव्यांगों के लिए जनरेट किया गया, बनाया गया है। नेक्स्ट है इसके बाद आपको वर्ष 2016 में देश के 56 अलग अलग सेक्टरों में 60,000 नए स्टार्टअप बने हैं, जिसमें इन स्टार्टअप में 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। और कोरोना 2021 में जो काल था उसमें भारत 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप अस्तित्व में आया है। यूनिकॉर्न वैसे कमेंट बॉक्स में बताइए यूनिकॉर्न स्टार्टअप किस रूप से होते हैं और स्टार्टअप के कितने रूप होते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस पर मैंने विशेष चर्चा आप लोग को वीडियो में किया है पहले भी, और टेलीग्राम का जो क्यूज होता है इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आप लोगों को पूछे गए हैं। सरकार की नीतियों की वजह से आज भी भारत उन देशों में जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है, तो स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है श्रेणी में भारत आता है। तो भारत सरकार के द्वारा डाटा दिया गया, तो यह प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। भारत में 5G कनेक्टिविटी की भी तेज़ी से काम चल, जिसमें अनेक कई संभावनाएं द्वार खोलेंगे। 5G कनेक्टिविटी पर स्पष्ट है सरकार के आने वाले कुछ समयों में 5G कनेक्टिविटी आप लोग को उपलब्ध हमारे भारतवासियों को हो जाएगा। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत पर यह बड़ा लाभ हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्राप्त हुआ है। तो सेमीकंडक्टर से संबंधित प्रश्न आप लोग जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग को जो भी मैंने बातें बोला, आप लोग जब एग्ज़ाम आप लोग BPSC हो UPSC हो तो ये सब प्रश्न आप लोग देखिएगा, वहाँ से इसी सब टॉपिकों से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा कहीं कोई शब्द छूट न जाए।
नए सेक्टर को प्रवेश द्वार खोलेंगे। यह कॉन्सेप्ट बदलती टेक्नोलॉजी जो है स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो यह क्या है, कैसे काम करता है, पेटेंट के संबंध में और ट्रेडमार्क के संबंध में जुड़ी आसान बना दिया है यह प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को आप लोग एक बार नज़र जरूर डालिएगा, इससे की पॉइंट जरूर बना लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं। इस वित्त में पेटेंट के रूप में 6000 और ट्रेडमार्क के रूप में 20,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं किस रूप से बढ़ रहा है पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए। तो आवेदन 20,000 से अधिक प्राप्त हुए सरकार को। नेक्स्ट है आप लोग को सरकार के निरंतर प्रयासों भारत एवं पुनः विश्व की सर्वाधिक तेज़ी से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में नजर आई है, बन गई, जिसमें देश के जीएसटी कनेक्शन प्रत्येक पिछले कई महीनों से लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक ऊपर बना रहा। लगातार महीनों में 1 लाख से अधिक जीएसटी उपलब्ध हुआ। हालांकि और भी बढ़ने की उम्मीद है, सरकार के द्वारा बताई गई है। वित्त वर्ष 2007 पिछले 7 महीनों में 48 बिलियन डॉलर विदेशी निवेश आना इस बात का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर आश्वस्त है। तो कितने पिछले 7 महीने में कितना आया है, 48 बिलियन डॉलर। तो समझ सकते हैं भारत सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे विश्व में अपना अमिट छाप छोड़ रहा है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार इसी समय 630 बिलियन डॉलर से ऊपर है। 31 दिसंबर से पूर्व भारत जनवरी जो 31 जनवरी से पूर्व कितना हो गया आपको 630 बिलियन डॉलर। भारत में तेज़ी से निर्यात की तेज़ी से बढ़ रही, पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वे अप्रैल 2021 में और दिसंबर के दौरान इस गुड्स निर्यात में लगभग 300 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो कि वर्ष 2020 के तुलना में, इसी अवधि की तुलना में लगभग 1.5 गुना। यहाँ देखिए प्रश्न कितनी बार यहाँ से बनेगा, कितना गुना, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है आप लोग ध्यान रखिए। गुड्स एंड निर्यात में जो गुड्स होता है, जो हम कुल निर्यात करते हैं सामानों का, उसमें 300 बिलियन डॉलर यानी 22 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो कि कितना गुना था गत वर्ष। तो आप लोग 1.5 गुना निकाल लीजिए कितना रहा होगा। सरकार के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मौजूदा संभावनाओं साकार करने युवाओं को नए अवसर देने के 1,97,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा निवेश 14 महत्वपूर्ण PLI स्कीम शुरुआत की गई है। तो मैं फिर बोला था आप लोगों को ऊपर, PLI स्कीम को अच्छी तरीके से देख लिए, आने वाले 5 सालों तक चर्चा में बना रहेगा। तो आप लोग 1 से 2 वर्ष के एग्जाम के दौरान थी तो ही आपको 5 स्टार टॉपिक रहेगा। तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। यह PLI स्कीम भारत केवल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित मदद करेगी, जिसमें 60 लाख से अधिक अवसर उपलब्ध कराएगी। तो सरकार का यह दावा है और इस पर कार्य हो रहा है। देश में मोबाइल उत्पादन की सफलता मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बनकर उभरा है। आज से कुछ साल पहले तक भारत इसमें कहीं भी नज़र नहीं आता था। चाइनीज़ वर्चस्व के रूप में हमेशा रहा है, तो उस भ्रम को तोड़ते हुए भारत अब दूसरा स्थान विश्व में आ गया है। फ़ोन निर्माण के संबंध में निर्माता बनकर उभरा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर सरकार के सिलिकॉन और कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, आपको ये सब टर्म आप लोग को याद रखना। चिप डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले फैब क्या है, इससे जुड़े वेंचर के लिए हाल ही में 76,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा PLI योजना के तहत की गई है। तो PLI को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कितनी बार आप लोगों को चर्चा में देखने को मिलेगा। इसके 14 जो सेक्टर को दिया गया है तो उसको देख लेना है, ध्यान रखना है। थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है आज। सरकार के वस्त्र उद्योग के विकास के लिए करीब 4500 करोड़ रुपए के निवेश, 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन पार्क का स्थापना, एप्पल पार्क बनाने की बात की गई है। तो कितना करोड़, 4500 करोड़ रुपये। इसके देश इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन डेवलप होगा, सरकार का यह दावा है। सरकार इसके संबंध में काम कर रही है। अब टेक्सटाइल पार्क जो होगा भारतीय विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेंगे और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे। तो 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन ऑफ एप्पल पार्क डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा। अब समाप्त हो रहा है, 10 मिनट का हार्डली होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो।
भारत की समृद्धि बड़े उद्योगों के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एमएसएमई के लिए संबंध में नए परिभाषा गठित किया गया है। यहाँ से प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिला है। बीपीएससी मेंस जो हुआ है लास्ट 66 मेंस, वहाँ पर एमएसएमई का डायरेक्ट परिभाषा पूछा गया है। साथ ही पीटी में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, प्रश्न यहीं सबसे होते हैं, ध्यान नहीं आप लोग देते हैं। तो आप ध्यान अब मैं दिलवा रहा हूँ, तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से कीजिएगा। कोरोना काल में एमएसएमई के संकट बचाने के जरूरी क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ का कल्टोरल जो फ्री लोन दिया था CFL, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ से फिर से प्रश्न उभर के सामने आएंगे, क्योंकि इसमें बजट में भी विशेष चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, इस योजना की सहायता से 13.5 लाख MSE यूनिट्स को जीवन दान दिया है, जिसमें 1.5 करोड़ रोजगार सृजित सुरक्षित हुए हैं। नेक्स्ट है, जून 2021 में सरकार 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी बढ़ाकर 4 लाख यानी 4.5 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। कितना, 3 से कितना 1.5 करोड़ बढ़ा दिया गया है, 1.5 करोड़। तो यह आपको ध्यान में रखना है, यह आंकड़ा याद रखना है कितना करोड़ बढ़ा। यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो लिए जाएंगे जो भी आगामी एग्जाम होंगे। साथ ही सरकार ने थोक और खुदरा व्यापारियों के स्ट्रीट वेंडर के उद्यम पोर्टल और रजिस्टर करने के लिए अनुमति भी दे दी है, और साथ में उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप में नामित लाभ मिल सकेगा, ताकि यह जब पोर्टल पर नामित होंगे, जो चलाया जा रहा है उद्यम, श्रम उद्यम चलाया जा रहा है, उसके तहत ही जब होंगे तो एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप में ये लोग काम कर सकेंगे, इनको वजूद मिल सकेगा। और 2014 की तुलना में देश में खादी बिक्री 3 गुना वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है, तो यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों के लिए अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग से मंत्रालय कामकाजों को प्रधानमंत्री गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान, अब यह आगामी 1 से 2 वर्षों में आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। पीटी में मिले, पीटी में तो प्रश्न यहाँ से बनेंगे ही, मेंस और इंटरव्यू में तो यह मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। कौन सा, प्रधानमंत्री गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है, यह किस रूप से कार्य करता है। साथ ही इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के नए युग का प्रारंभ करने की सरकार के द्वारा की गई है, तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उपलब्धि गौरव करने योग्य है। 2020-21 के दौरान लगभग 100 किलोमीटर प्रतिदिन की आंकड़ा यह बताया गया सरकार के द्वारा। प्रतिदिन औसतन 100 किलोमीटर का सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया है, जो 36,500 करोड़ किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, जो यह उपलब्धि सरकार के द्वारा दिखाई गई है। नेक्स्ट है, आप लोग उत्तर पश्चिम पूर्व उत्तर के पूरे देश के एक साथ जोड़ने के लिए 2014 में हमारे देश राष्ट्रीय मार्ग कुल 90,000 किलोमीटर थी, जबकि इसकी अब बढ़कर कितनी हो गई है, 1.4 लाख किलोमीटर। तो कितना बढ़ा है, तो यह आंकड़ा आप लोगों को देखना है, ध्यान रखना है और याद रखना है। प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते। भारत माला परियोजना के अंतर्गत 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्ग कार्य किया जा रहा है। इसके संबंध में प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इनमें 33 ग्रीन एक्सप्रेसवेज और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, वैसे कॉरिडोर जो पूर्ण रूप से नया होता है, उस पर नई रूप से कार्य किया जाता है, उसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है, विकास शामिल है। इसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा, इसको पूरा होने पर यह क्या होगा, भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सरकार को पड़गरपुर तीर्थ से जोड़ने वाले संत ज्ञानेश्वर मार्ग और संत तुकाराम पालकी मार्ग चौड़ीकरण के संबंध में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में इससे जिक्र किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, की पॉइंट बना लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर है, नेक्स्ट है, अब समाप्त ही हो रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। बॉर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन BRO लद्दाख के उर्मिल, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है क्या कि आप लोग यहाँ पर कुछ दर्रा का चर्चा किया गया, तो इन दर्रों पर विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, प्रश्न यहाँ से ये देखने को मिलेगा, लद्दाख में कौन सा दर्रा है, तो उर्मिलिंग ला दर्रा 19,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा परिवहन योग्य सड़क निर्माण किया गया। तो यहाँ से तो पहले प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है, लद्दाख के देमचोक,
लद्दाख का ही देमचोक है, उत्तराखंड का जोलिंगकोंग है, अरुणाचल प्रदेश का हुर्री जैसे सर्वाधिक दूरस्थ स्थलों तक आधुनिक सड़कों को जोड़ा गया है। तो यह दर्रा से संबंधित प्रश्न आपको पूछ सकता है। उमिलिंग दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। देमचोक कहाँ है? लद्दाख में। और जोलिंगकोंग कहाँ है? उत्तराखंड में। और हुर्री कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, विगत 7 वर्षों में 24,000 किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण किया गया। विगत 7 वर्ष में कितना किया गया? 24,000 किलोमीटर रेलवे रूट का। और गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश से रानी कमलावती रेलवे स्टेशन आज आधुनिक भारत की तस्वीर के रूप में, यह आधुनिक 5 स्टार होटल की तरह इसका निर्माण किया गया है। तो इस पर जरूर आप लोग की पॉइंट बनाइएगा। यह बहुत ही क्रांतिकारी प्रयास रेलवे मंत्रालय के द्वारा किया गया, भारत सरकार के द्वारा किया गया है कि जो हवाई अड्डा होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो सुविधाएं होती है वो रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट है, कश्मीर में चिनाव नदी पर निर्मित हो रहा रेलवे आर्च ब्रिज आकर्षण का केंद्र बना है। देश में 11 नई मेट्रो लाइन्स की सेवाएं शुरू की गई, जिसका लाभ 8 राज्यों में लोगों को प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है, आज विश्व का सबसे बड़े ड्राइवर्स लेस नेटवर्क के रूप में शामिल हुआ है। इससे आपको ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम आप लोगों को डेवलप हुआ। 21 ग्रीन एयरपोर्ट की चर्चा की गई है, तो इसके संबंध में आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। 87,000 सर्किट किलोमीटर की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में आप लोगों को यहाँ पर सड़कों के निर्माण की बात की गई। 111 जल मार्ग, जो 111 नए जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, तो इससे संबंधित आपको बात की गई है। इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त। इतना ही वीडियो में आप लोग शामिल है और आप लोग बने रहिए ताकि और भी हम लोग बेहतर। वीडियो लंबा हो गया, फिर भी आप लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण से की पॉइंट जो मिला है आप लोगों को उसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से और भी नए पॉइंट को लेकर कल बजट पर बात करेंगे, उसके आर्थिक समीक्षा, उसके बाद नेक्स्ट बजट पर बात किया जाएगा। तब तक के लिए मैं अमर में आप लोगों से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस जो भी की पॉइंट मेरे द्वारा बताया गया उस पर अपना नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। और विश्वास रखिए जो भी एग्ज़ाम आगामी जो एग्ज़ाम आएंगे आपको, जैसे बीपीएससी का पीटी होगा, सीडीपीओ होगा, यूपीएससी होगा, यूपीएससी होने वाला है, एमपीपीसीएस होने वाला है, तो इसके संबंध में आप लोग प्रश्न वहाँ डायरेक्ट आप लोगों को प्रश्न उसकी पॉइंट से मिलेंगे। तो आप लोग विश्वास के साथ, धैर्य के साथ तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।